नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज एक पिटीशन की मेंशनिंग हो रही थी और मेंशनिंग होते समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मेंशनिंग करता एडवोकेट गोंसाल्विस थे उनसे पूछा कि भाई इस तरह के जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, तमाम तरह के आर्टिकल हमारे देश में लिखे जाते हैं, जजेस को टारगेट किया जाता है, वो आखिर लिखता कौन है? आप क्या हमको ब्रेक नहीं लेने का अधिकार है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ उनकी अदालत में एक वकील साहब मेंशनिंग करने सुबह सुबह पहुंचे। उन्होंने कहा, साहब क्रिश्चियनों के विरुद्ध जो हमले हो रहे हैं देश में, या क्रिश्चियनों को टारगेट बनाया जा रहा है, क्रिश्चियनों के ऊपर मॉब लिंचिंग शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ऐसा जो हो रहा है उसको लेकर हमारी पिटीशन है और वो पिटीशन कृपया करके उसको वो लगा लीजिए और उसकी लिस्टिंग कर दीजिए, और हम अपनी बात कहना चाहते हैं, उसकी लिस्टिंग डिले होती जा रही है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि उसकी लिस्टिंग जल्दी की जाए, जल्दी हियरिंग की जाए, क्योंकि क्रिश्चियनों के ऊपर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं और हमारे देश में बड़ी बड़ी समस्या है। कॉलिन गोंसाल्विस, उनके बारे में हम सबको मालूम ही है वो किस तरह के केसेस ऑनरेबल कोर्ट में ले जाते हैं। दूसरा, देश में एक जो नेक्सस क्रिश्चियन कम्युनिटी का था वो इस समय ब्रेक होता दिखाई दे रहा है। जो दुनिया भर का पैसा FCRA के कानूनों में केंद्र सरकार ने संशोधन कर दिया, जनता भी जागरूक हो गई है। जहाँ जहाँ कम्युनिटी कन्वर्जन का खेल खेल रही है वहाँ पर बहुत सारे संगठनों के, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जाते हैं और जाने के बाद वो वहाँ रुकवा देते हैं। रुकवा देने से मतलब है कि वो खेल खेलने नहीं देते। अब परिणाम उसके हम सबको मालूम है कि कष्ट तो होना स्वाभाविक है। हालांकि कुछ जेन्युइन मामले भी रहते होंगे जिनमें कि इस प्रकार के हमले हो ही जाते हैं कन्फ्यूज़न में, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे देश में चर्चों के स्तर पर ऐसा लोगों का आरोप है कि बड़े स्तर पर भारत में कन्वर्जन करती है। यहाँ तक आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ बड़े प्रचारकों ने लगा दिए कि भारत में जो मदर टेरेसा आई थी, मदर टेरेसा भारत में कोई वो करने नहीं आई थी। मदर टेरेसा का मुख्य उद्देश्य कन्वर्जन था, इसलिए जिसका उद्देश्य कन्वर्जन हो उसको संत की उपाधि नहीं दी जा सकती। तो मदर टेरेसा को संत की उपाधि भारत में नहीं दी जा सकती। वेटिकन अपना खेल खेलता है, और आपको याद होगा पीछे एक केरला के संत को, एक केरला के व्यक्ति को जिसको देशद्रोह का आरोप लगा हुआ था और केरल में वो उनको देशद्रोह में सज़ा दे दी गई थी, उनको संत घोषित कर दिया गया था, इसलिए क्योंकि वो तमिलनाडु के एक सवर्ण परिवार से आते थे और उनका कहना था कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, दलितों के लिए, इनके लिए, उनके लिए वो काम कर रहे थे। इसलिए वहाँ के राजा से मतलब वही ये जो परिवार, जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के राजा हैं, जो स्वामी मंदिर के जो पुजारी हैं, वो लोग उस समय शासन किया करते थे। उनके परिवार से जैसे ही उनको संत घोषित किया गया वेटिकन से कि इस व्यक्ति को हम संत घोषित करते हैं क्योंकि वो ये करता रहा, वो करता रहा, तो सवाल ये भी आया कि उन्होंने बताया कि साहब वो संत जो हैं वो उनके ऊपर बड़े अत्याचार किए गए, उनको सरकारी सर्विस से निकाल दिया गया, उनको देश निकाला दे दिया गया, उनको सज़ा दे दी गई, और इतने अत्याचार होने के बावजूद वो दलितों की, पिछड़ों की और ईसाइयों की और इनकी उनकी सेवा करते रहे। अभी उस परिवार ने, जो रजवाड़े का परिवार है, उसने उस बात को लेकर वेटिकन में अपनी बात कही है और कहा है कि देशद्रोह के मामले में जो व्यक्ति को देश निकाला दिया जाता है उसको संत नहीं बनाया जा सकता और इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि हमारे पूर्वजों के राज्यकाल में किसी भी तरह का कोई भी अन्याय नहीं होता था। बाकायदा कोर्ट बैठती थी और कोर्ट निर्णय लेती थी। तो आप समझ लीजिए कि जब ये लाइव प्रकरण अभी का वेटिकन ने बता दिया तो फिर क्या क्या रहा होगा, क्या क्या करते होंगे। तो अब हमारे देश में चूंकि ऐसा लोगों का आरोप है कि बड़े स्तर पर कन्वर्जन चलता है, नॉर्थ ईस्ट में बड़े स्तर पर हुआ, केरला में बड़े स्तर पर चलता है और तमिलनाडु में बड़े स्तर पर चलता है, उत्तर प्रदेश सहित सब देश के सभी ऐसी बस्तियां, ऐसे स्थान जहां पर जो पिछड़ा इलाका है, जहाँ सुविधाओं का अभाव है, सरकार अभी तक वहाँ वो डेवलपमेंट नहीं कर पाई है जो देश के बाकी हिस्सों में या देश के अर्बन एरियाज़ में है। वहाँ पर इस तरह का खूब सारा खेल खेला जाता है, वहाँ इस तरह के खूब सारे कन्वर्जन के प्रकरण चलते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। पकड़े भी जाते हैं, मुकदमे भी होते हैं, और एंटी कन्वर्जन लॉज उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों ने, उत्तर प्रदेश ने या कर्नाटका ने, ऐसे बहुत सारे प्रदेशों ने ऐसे कानून बना रखे हैं।
तो ये बेंगलुरु का मामला था और बेंगलोर में आपको मालूम है एंटी कन्वर्जन लॉ वहाँ की सरकार ने बड़ा स्ट्रांग बनाया है, वो चैलेंज भी हुआ है। अभी कर्नाटक हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट उस लॉज में बहुत सारी कमियां लोग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती जो अपने स्वेच्छा से कन्वर्जन करना चाहता है, जो बदलना चाहता है, उसको भी ये ब्ला 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 ऐसा। तो कोलिन गोंसाल्विस कोर्ट में खड़े हुए और उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की कि साहब पिटीशन जल्दी लगा लीजिए। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में जो लिखा गया वो बड़ा खतरनाक था। उस आर्टिकल में ये लिखा गया कि ऑनरेबल कोर्ट क्रिश्चियन के मामले में संजीद नहीं है और ऑनरेबल कोर्ट उस पर डेट दिए पड़ी है और क्रिश्चियन एट्रोसिटीज देश में चल रही है और इसलिए सरकारें या सरकारें तो वैसे ही निष्क्रिय थी, बहुत सारे प्रदेशों में क्रिश्चियन कम्युनिटी को रोका जा रहा है। उसके कोर्ट में जब फाइल हुआ है कि भाई ऐसा आदेश दिया जाए कोर्ट के द्वारा सभी राज्यों को कि क्रिश्चियंस के खिलाफ हमले न किए जाएं या क्रिश्चियंस को टारगेट ना किया जाए या क्रिश्चियंस को जो वो अपना खेल खेल रहे हैं कन्वर्जन वगैरह का वो स्वेच्छा से करने दिया जाए। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 दुनिया भर के हवाले दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है हमारे देश में कि भाई जब धार्मिक स्वतंत्रता है तो किसी व्यक्ति को हम अगर अपने रिलीजन का प्रोपोगेशन कर रहे हैं तो प्रोपोगेशन करते समय किसी को हम लाना चाहते हैं अपने साथ, तो आपको क्या समस्या है। हम सब जान ही रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की जो सबसे बड़ी समस्या है वो कन्वर्जन ही है। आज नागालैंड में क्रिश्चियन नागा अपने आप को कहते हैं कि हम भारत के नहीं हैं और वहाँ पर अब चूंकि बहुत सारे हिंदू समुदायों ने वहाँ काम करना शुरू किया, देश की सरकार चूंकि केंद्र की इस समय ऐसी बैठी हुई है वो भी उस पर काम कर रही है, तो नागालैंड में हिंदू नागा और क्रिश्चियन नागा दो समुदाय हो गए। अब क्रिश्चियन नागा कहते हैं कि नहीं साहब हमें ये और हिंदू नागा कहते हैं हम तो भारतीय हैं, वो कहते हैं हम बाहर के हैं। मिजोरम में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी समस्या कन्वर्जन की वजह से खड़ी हो गई है, जो अपने आप को देश का नागरिक निवासी नहीं समझते। हालांकि ये समस्या कोई अकेले क्रिश्चियनों को लेकर नहीं है, ये समस्या तो मुसलमानों को लेकर भी है, जिनकी लॉयल्टी कहीं अरब कंट्रियों में है, क्रिश्चियंस जिनकी लॉयल्टी कहीं वेटिकन में हो गई है। जब लॉयल्टी भारत के प्रति नहीं रहेगी और लॉयल्टी कहीं अरेबियन कंट्रीज़ में या लॉयल्टी कहीं वेटिकन में या यूरोपियन कंट्री में रहेगी और ऐसा फील होने लगेगा अंदर से कि हमारी बिरादरी वाले हमारे लोग तो वहाँ रहते हैं, इसलिए हमारे तो साहब यहाँ पर जो लोग हैं वो हमारे विरुद्ध हैं और उनको ध्येय दृष्टि से कुछ दूसरी दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे, हेय दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे और समस्याएं बढ़ना शुरू होना स्वाभाविक है। तो ये सब कुछ हमारे देश में चल ही रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये पिटीशन आई गई है। पिटीशन में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो आर्टिकल लिखे गए, इन आर्टिकल्स में लिखता कौन है, ये कौन कहता है, भाई हमको भी ब्रेक की आवश्यकता पड़ती है और हमें ब्रेक चाहिए होता है। हुआ क्या था प्रकरण में कि अप्रैल में पिटीशन PIL डाली गई थी। उस अप्रैल की PIL में को देखते हुए ये जो वेकेशनल बेंच बैठी थी ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की, ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला की, उसमें भी मेंशन किया गया था और कहा गया था कि भाई ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं साहब, जल्दी उसकी सुनवाई कर दी जाए। जब उसकी सुनवाई जल्दी कर दी जाए तो उन्होंने भी ये बात उस समय कहा था कि हाँ बात तो ठीक है, सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। अब जल्दी सुनवाई में 11 तारीख की बेंच पड़ी। 11 तारीख को फिर से मेंशन किया गया तो ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में था, उन्होंने 15 तारीख लगा दी कि भाई 15 तारीख को उसको सुनेंगे। 15 तारीख को कोर्ट एब्सेंट थी, यानी कि ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ को कोविड हो गया था। कोविड की वजह से वो डाउन हो गए या कोविड की वजह से वो अदालत में नहीं आए, तो वो डेट लगना स्वाभाविक था। अब ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर डेट लग गई हो, ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर डेट लग गई हो तो फिर उसके बाद आर्टिकल छपने शुरू हो गए। अभी तो 15 तारीख में बहुत समय लगा भी नहीं था, 15 तारीख तो बहुत नज़दीक थी, इसलिए अभी आप सोचो कि 27 तारीख 28 तारीख की तरफ इसको फिर से मेंशन किया गया और इतने में ही आर्टिकल देश में जो हमारे यहाँ की एक लॉबी रहती है, जिसको देश में सांप्रदायिक सद्भाव दिखता ही नहीं है, जिसको ये लगता है कि माइनॉरिटी किसी भी प्रकार के वो उस पर अत्याचार हो ही रहे हैं और अत्याचार उस पर होते ही वो सब इस समय मतलब लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं, देश में कंपिंग चलना शुरू हो जाती है। अब वो कंपिंग कैसे कैसे चलती है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि भाई जजेस पर पर्सनल प्रहार करना बंद कर दीजिए,
क्योंकि उस आर्टिकल में मुझे जहाँ तक लगता है उस आर्टिकल में ज़रूर लिखा गया है ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ सीरियस नहीं है इस मामले को लेकर और इसलिए अदालत बैठी नहीं या ये नहीं वो नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इस पर आप एक बात ध्यान रखिए कि जजेस के ऊपर हमला करना, पर्सनल हमला करना बंद कर दीजिए। ये जो आर्टिकल लिखने वाले लोग हैं ये कहाँ से आते हैं, ये किस प्रकार के आर्टिकल लिखते हैं, ये किस प्रकार की बातें करते हैं, जरा ध्यान दें। इससे पहले भी अभी हाल ही में ऑनरेबल जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया था और कहा था जजेस पर पर्सनल अटैक भारत में बहुत होने लगे हैं, ये नहीं होने चाहिए। और होता क्या है कि हम किसी जजमेंट से संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जजेस के ऊपर या कोर्ट के ऊपर पर्सनल अटैक करना ये उचित नहीं है। आप उसको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो जजमेंट को क्रिटिसाइज करिए, किसी ने कोई मना नहीं किया। जजमेंट में कमियां निकाली, कोई मना नहीं किया, लेकिन आप एक विचारधारा के आधार पर उस पर कमेंट करना शुरू करते हैं तो ये तो हमारे देश की बड़ी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। क्योंकि आज कोई ए कर रहा है, कल बी करेगा, परसों इंशाल्लाह लोग करने लगते हैं हम अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस तरह के स्टेटमेंट देने लगते हैं। तो आप सोचो कि फिर इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कौन रखेगा। हाँ, जजेस ने गलती की है, अगर आपको लगता है जजमेंट ठीक नहीं है तो हमारे यहाँ रिव्यू की पिटीशन का प्रावधान है। रिव्यू में भी आपको लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल पाया है तो क्यूरेटिव पिटीशन का यहाँ पर प्रावधान है। दूसरे मुद्दों को लाकर उसको इसके साथ अटैच करके केस को सुनवाना, ये बहुत सारे तरह के मुद्दे हैं। हुआ क्या कि जब एनजेएसी जिस समय अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, एनजेएसी मतलब जजेस नेशनल जजेस अपॉइंटमेंट कमीशन, तो जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और ये कहा गया कोर्ट के द्वारा कि नहीं कोलेजियम ही तय करेगी, जज केवल अपॉइंटमेंट तो केवल कोर्ट ही करेगा, यानी कि जज ही जज का अपॉइंटमेंट करेगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी जज का अपॉइंटमेंट नहीं करेगी, जो केंद्र सरकार ने उस समय एनजेएसी पास किया था। इसके बाद से हमारे देश में लोगों को कुछ ये लगने लगा कि कुछ परिवार ही इस विषय पर आते हैं, इन परिवारों को ही सब कुछ मिलने वाला है। कोर्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्रिस्टल क्लियर नहीं है, उसमें पारदर्शिता नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर पिटीशनें भी कई एक जा चुकी हैं, आती रहती हैं, लोग प्रश्न भी करते रहते हैं कि आप हमें बताइए कि आपका क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया से आप अपॉइंटमेंट करते हैं जजेस का। अब जजेस का अपॉइंटमेंट बेंच जो है, जो कोलेजियम बैठता है, उसके सामने की गई प्रैक्टिस के आधार पर लोग क्लेम करते हैं प्रैक्टिशनर, और क्लेम करके उस पर अपॉइंटमेंट ये कोलेजियम बैठ कर तय करती है भाई ये अच्छा वकील है, ये जज बन सकता है। इसके अलावा 25% प्रमोशन से जाते हैं नीचे से। प्रमोशन से मतलब है कि नीचे डिस्ट्रिक्ट जज से प्रमोट होकर हाई कोर्ट चले जाएंगे, बाकी सीधे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होते हैं। तो इस मामलों को लेकर लोगों का बड़ा असंतोष पैदा हो गया देश में। प्रोसीजरल मैकेनिज्म क्लियर नहीं हुई, या मैं कहूँ कि देश को अभी संतुष्ट नहीं कर पा रहा है कोर्ट की भाई हमारा अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है। या फिर जब सभी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आते हैं डी से लेके जेड तक, एक प्राइम मिनिस्टर भी चुनाव लड़के आता है बाकायदा, या एक व्यक्ति छोटे से छोटा अपनी डिग्री लेने के बाद भी नेट क्वालिफाई करता है या स्लैट क्वालिफाई करता है, या वो टीटी क्वालिफाई करता है, पीएचडी करता है, उसके बाद भी नेट क्वालिफाई करता है। जब ये सब कुछ है तो फिर जब सबके लिए ये है तो एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं रखा जा सकता। सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सोल ये कॉलेजियम ही तय करेगा कि नहीं आ जाइए हम आपको ऊपर बुला लेते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर भी हो सकता है कि साहब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो कुछ भी आज चल रहा है वैसा चल सकता है। ये सब बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे देश में इस समय चल रहे हैं। इसलिए देश में एक परिवर्तन भी चल रहा है। जो तुष्टीकरण का पिछले 75 वर्ष से काम चल रहा था उस पर बड़ा कुठाराघात हुआ है। देश दूसरी दिशा में चल पड़ा है, देश का विचार बदल गया है। अब देश को बेवकूफ़ बनाना, देश के लोगों को कमज़ोर समझना, देश के लोगों को हाँ होता है ऐसा समझना, ये अब संभव नहीं है। तो देश जागरूक हो गया है, सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है, सोशल मीडिया ने सबको अवेयर कर दिया है। हालांकि अच्छा और ख़राब दोनों ही तरह का उसका रिजल्ट आता है, लेकिन अवेयरनेस खूब बढ़ गई है। ऐसी परिस्थिति में लोग जो घर में कहते थे वो प्लेटफॉर्म पर कहने लगे, वो प्लेटफॉर्म पर कहने की वजह से वो सबको पता लगने लगा कि लोगों के विचार क्या हैं। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का ऐसा कहना स्वाभाविक भी है। तो अब क्या है कि कॉलिन गोंसाल्विस जो बात कह रहे हैं कोर्ट में, तो वो कोर्ट को पहले से पता है कि हमारे खिलाफ ऐसा ऐसा कर चुके हैं। आपको याद होगा हर्ष मंदर वाला मामला, जब वो शाहीन बाग के केस में कोर्ट में गए थे तो
कोर्ट के सामने जैसे ही वो पिटीशन गई थी तो कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने ये कहते हुए कहा था कि साहब इनका पहले एक वीडियो सुन लीजिए। उनके वीडियो में वो कह रहा था न्यायालय पर हमें विश्वास नहीं है तो जमीन पर ही आंदोलन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो उन्होंने जब न्यायालय में विश्वास नहीं तो हमारे पास क्या करने चले आए, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग गया था। यानी कि आप कोर्ट के सामने आए तो क्लीन हैंड आए, कोर्ट के सामने जाने से पहले ये बकवास करके मत आइए। ऐसा ही ऑनरेबल चंद्रचूड़ ने आज कहा कि ये आप जो हैं, आप पहले से ये आर्टिकल छपे हुए हैं हमारे खिलाफ, हाँ जजेस के ऊपर पर्सनल अटैक हो चुका है। एक चीज़ और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे ये लिखते हैं कि भाई 1.5 महीने की छुट्टी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्यों होती है, वेकेशनल बेंच इतनी लंबी क्यों बैठती है, वेकेशन इतना लंबा क्यों होता है लॉर्डशिप का। एक बात समझ लीजिए, मैं जहाँ तक प्रैक्टिशनर होने के नाते जो समझ पाया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर बहुत लोड है। 130 करोड़ की आबादी पर 31 जजेस हैं, 130 करोड़ की आबादी पर 31 जजेस हैं। तो आप ये मान कर चलें कि एक जज के हिस्से में अप्रॉक्स 5 करोड़, 4.5 से 5 करोड़ लोग आते हैं। 4.5 से 5 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर रहती है। यानी कि 130 करोड़ से 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं 31 जजेस पर हैं। वो भी सिंगल नहीं बैठते, डबल बैठती है, ट्रिपल बैठती है, सिंगल तो बैठती नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा बेंचें बनाई जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 15 बेंचें बनाई जा सकती हैं जब सारे जजेस उपस्थित हों तो। और 3 की, 5 की, 7 की, 9 की, 11 की, 13 की, 15 की ऐसी अगर बनती हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी विशेष परिस्थितियों में क्या क्या हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि जजेस इतना काम करते हैं, आपकी न्यायालय में आने से पहले आपकी पिटीशन, इतनी मोटी मोटी पिटीशनें लिखी जाती हैं, उन पिटीशनों को पढ़ना, पहले उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना, फिर जजमेंट जो लिखे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ऐसा नहीं कि हाँ डिसाइडेड, इनको दे दिया इनको नहीं दे दिया। सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट लिखेगा तो उसका एक लंबा सा रेशियो लिखता है, उसके साथ साथ कानून लिखता है, उसके साथ साथ ओबिटर डिक्टा, यानी क्या इन कौन सी और जो पहलू अभी तक छुए नहीं गए उन पर कोर्ट क्या कहता है, ये सब कुछ लिखता है। तो एक सामान्य सा जजमेंट, छोटा से छोटा जजमेंट भी 40-50 पेज का हो जाता है। और अच्छा जजमेंट कोई लिखने को बैठ गए तो 300-400 पेज का हो जाता है, क्योंकि वो भविष्य का कानून बनेगा, उस विषय पर लॉ बनाना है। ऐसी परिस्थिति में जजेस के ऊपर बहुत ओवरलोड होता है। मेरा मानना है कि 1.5 महीने की छुट्टी नहीं होती। वो जो 1.5 महीने की जुलाई और अगस्त में, वो जून और जुलाई की छुट्टी रहती है, आधे जून की और जुलाई की, या उससे सॉरी मई और जून की जो छुट्टी रहती है, तो मई और जून की छुट्टी इतना आसान नहीं है, इतना नहीं है कि आप ये कह लें कि इतनी छुट्टी उनको मिल गई है। जजेस को ब्रेक देने की आवश्यकता है। इतना लोड होता है कि जजेस को ब्रेक की आवश्यकता है, या फिर अदालतें बढ़ें। अदालतें भारत में बढ़ाने के लिए हमें फ़ंड चाहिए, फ़ंड भारत के पास इतने हैं नहीं। तो फिर ये सब कुछ छोटी सी अदालत में, पहले तो जब जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 7 ही जजेस की बेंच थी यूएस की तरह, और ये भी था कि यूएस की तरह 7 जजों की बेंच ही सब कुछ डिसाइड कर देगी, क्योंकि हम फेडरल कोर्ट बनाने जा रहे थे, बाकी मुख्य मुद्दा तो हम हाई कोर्ट में देने जा रहे थे। लेकिन अभी धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट का दायरा बढ़ गया है, हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, तो 31 हो गए तो भी कम पड़ रहा है। तो ये बात दिमाग में रखकर ही कोई कमेंट करना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल याद रखना चाहिए कि हमारे पास सारे प्रकार के उपाय हैं, इसलिए किसी जजेस को या कोर्ट को व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि उनको टारगेट करना चाहिए। अगर आपको उनका जजमेंट ठीक नहीं लगता तो उसको क्रिटिसाइज करिए। अब जैसे ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाल और ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की अदालत ने कोई कमेंट कर दिया, उस कमेंट पर देश भर ने रिएक्शन दिया, लीगल फ्रेटर्निटी ने क्रिटिसाइज किया। वो क्रिटिसिज्म फेयर क्रिटिसिज्म है, लेकिन जजेस को पर्सनल अटैक करना कि भाई ये फला जज इस जाति के हैं, इस बिरादरी के हैं, इस समुदाय से आते हैं, इसलिए ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये मुझे लगता है कि हमारे देश में नहीं होना चाहिए। और बाकी आप समझदार हैं, इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना हमारा सबका काम बनता है। इसलिए आज कोलिन गोंसाल्विस गए तो कुछ उल्टा कहने थे, मतलब कोर्ट को, लेकिन कोर्ट को मेंशन करने गए थे, लेकिन कोर्ट ने उनको उनकी पहले से जो बनाने की कोशिश की गई होगी मीडिया में, वो पहले से कोर्ट को पता था। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि भाई इनकी लिस्टिंग कर दीजिए, नहीं तो ये फिर कुछ ऐसे ही लिखेंगे। अब मुझे लगता है ये तो कोर्ट का भी कमेंट ठीक नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर और लोग लिखना पढ़ना शुरू करेंगे, उनकी जल्दी लिस्टिंग हो जाएगी। जो लोग बोलना शुरू करेंगे उनकी जल्दी लिस्टिंग होगी, बाकी क्या करेंगे? तो पूरा देश बोलना शुरू कर देगा, तो कैसे संभालेंगे? किसको किसको पता लग करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कोर्ट के द्वारा भी ऐसा कमेंट
इन परिस्थितियों में ठीक नहीं था, क्योंकि उसकी लंबी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं। जब आप कहते हैं कि भाई ये लोग तो उल्टा सीधा लिखने लगेंगे, कहने लगेंगे कि जज बायस है, कोर्ट बायस है, तो एक काम करो, इनकी लिस्टिंग जल्दी कर दो। ये मुझे लगता है कि एक इसके लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मुझे लगा कि देश में क्या क्या चल रहा है वो आपसे शेयर करूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।